नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो एटापेनम। एटापेनम कार्बापेनम क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि कार्बापेनम एंटीबायोटिक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों के ऊपर काम करता है। इसको आप अलग अलग तरह के इन्फेक्शन पे यूज़ कर सकते हो। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एट्रापेनम जो है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर जाके बाइंड करता है। ये वो एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, जिसका काम होता है आपको बैक्टीरिया का सेल वॉल का सिंथेसिस कराना। तो जब ये उसके ऊपर बाइंड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से नया बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकेज नहीं होता है। तो जब नया बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होता है तो पुराना सेल वॉल जो है वो कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सेंसिटिव हो जाता है, फिर बैक्टीरिया का सेल लाइसिस होता है, बैक्टीरिया का सेल डेथ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ इफेक्टिव होता है, तो ये 3-4 ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस एरिसी, सूडोमोनास एरुगिनोसा या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 4 तरह के बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसको हम लोग ओरल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसको आईवी फॉर्म में लिया जाता है। जब इसको आईवी फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं तो ये बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, स्किन में या फिर आपको एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। इसके बाद इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में हल्का होता है, यानी 10 से 15% के करीब ड्रग मेटाबोलाइज होता है लीवर में। देन आपको इसका हाफ लाइफ 4 घंटे का होता है। ये बॉडी से बाहर यूरिन के माध्यम से निकलता है किडनी के थ्रू, ठीक है। और अनचेंज फॉर्म में ऑलमोस्ट 80 to 85% ड्रग अनचेंज फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों के ऊपर काम करता है। सबसे पहले इसका उपयोग इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में करते हैं, जहाँ पर जो भी इन्फेक्शन हमारे एब्डोमिनल एरिया में होती है, खास करके हमारे एब्डोमिनल के वॉल्स में होते हैं या उसके लाइनिंग्स में होते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है। जैसे कि एपेंडिटाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स में जब इन्फेक्शन होता है, उसमें पस भरने लगता है, उससे पस निकलता है, दर्द होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका यूज़ हम लोग करते हैं आपको पेरिटोनटाइटिस, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं उसके जो वॉल्स हैं, जिसको कवर करके जो वॉल उसको रखे हुए हैं, उन वॉल के आपको अंदर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वॉल में, ठीक है। तो वो सूजन आ जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग जो होता है, जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा एब्सेसिस को ट्रीट करने में भी इसका उपयोग करते हैं, यानी कि बैक्टीरियल वॉल में किसी तरह का घाव वगैरह होना, उसको भी ट्रीट करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग करते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को ट्रीट करने में, जो खास करके हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से या सूडोमोनास एरुगिनोसा की वजह से या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये 3 बैक्टीरिया की वजह से जब होता है ये, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब होता है कि जो निमोनिया नॉर्मल एक कम्युनिटी में, एक समाज में फैला हुआ है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो गया है, जिसमें फेफड़े में पानी भर जाता है, पस भर जाता है, उसको निमोनिया बोलते हैं। तो उस केस में इसको यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था, वहाँ भी इसका उपयोग आप सबसे पहले करते हो, तुरंत करते हो, और यहाँ भी इसका उपयोग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में करते हैं, जहाँ पे आपको सेलुलाइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको बोल सकते हो कि पैर में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, जिसमें रैसेस दिखते हैं, फोड़े दिखते हैं, घाव दिखने लगता है, तो उस केस में इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका यूज़ हम लोग करते हैं आपको डायबिटिक फुट सिंड्रोम में, यानी कि एक ऐसा बीमारी जिसमें पैर का घाव सूख नहीं रहा होता है, व्यक्ति को डायबिटीज़ है कि सूख नहीं रहा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। वहाँ पे इन्फेक्शन होता है वैसा, जिसमें आपको सोर्स दिखेंगे, रेडनेस दिखेगा, ब्लिस्टर दिखेगा पैर में, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा उन इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए जाता है, खास करके तब जब आपको सूडोमोनास एरुगिनोसा की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एरियोस की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर एंट्रोबैक्टीरियोसी की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन केसेस में इसको उपयोग करते हैं ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग आखिरी में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, जहाँ पर आपको लोअर एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वहाँ पे, यानी कि लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड वाला। उसके अलावा इसका यूज़ पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि किडनी में जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे ई कोली की वजह से इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये इसका यूजेज हो गया। लेकिन अब आप कोई ड्रग को यूज़ करो तो उसका डोज भी होता है। तो डोज क्या होता है इसका डोज जनरली 1 ग्राम है दिन में एक बार 14 दिन के लिए, ठीक है। इसका डोज है 1 ग्राम दिन में एक बार 14 दिन के लिए। अब आपने कोई ड्रग को एडमिनिस्टर किया बॉडी में तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा, हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। तो इसका साइड इफेक्ट आपको जो कॉमन वाले होते हैं, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, स्टमक पेन, ये तो कुछ हैं। इसके अलावा रैसेस है,
कभी डिजीनेस होता है, कभी कन्फ्यूज़न होता है, कभी इंसान को नींद बहुत आती है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिसके साथ ये इंटरेक्ट करता है और टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है, या फिर उन दवाई का जो इफेक्ट है उसको कम कर सकता है, सबसाइड कर सकता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। तो ये ड्रग इंटरेक्शन में भी काम आता है, जिसमें सबसे पहले आपको आता है प्रोबेनासिड, ठीक है, जहाँ पर जब आप इसको प्रोबेनासिड साथ लेते हो तो क्या होता है कि प्रोबेनासिड की वजह से एंट्रापेनम का आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो ब्लड में कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। तो ये अपना जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है उसको छोड़ के ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा ये सीवियर इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो फिर आप प्रोबेनासिड से इसको नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव साथ नहीं लेना चाहिए, कि जब आप इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव साथ लेते हो तो क्या होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर जाता है, वो काम नहीं कर पाता है इस ड्रग की वजह से, एंट्रापेनम की वजह से। एटापेनम, इसके अलावा एटापेनम को आप एंटीकोगुलेंट साथ ले सकते हो, क्योंकि वारफरिन या फिर आप एस्प्रिन किसी एंटीकोगुलेंट साथ लेते हो तो क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, तो ब्लीडिंग का खतरा ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा इसको आप किसी और एंटीबायोटिक के साथ नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब किसी और एंटीबायोटिक के साथ इसको लेते हो तो उस एंटीबायोटिक की एक्टिविटी कम होने लगती है। इसके अलावा वाल्परिक एसिड के साथ इसको आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वाल्परिक एसिड आप इसको लेते हो एक दो बार में तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कंटिन्यू चलता है डोज और उसके साथ वाल्परिक एसिड आप लेते हो तो वाल्परिक एसिड की ब्लड कंसंट्रेशन गिरना शुरू हो जाता है, वाल्परिक एसिड अपना काम नहीं कर पाता है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, आपको इन दवाइयों के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे इसका उपयोग कर सकते हो। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में भी हल्का फुल्का मिल्क के साथ एक्सफीड करता है, वहाँ भी बच्चे को उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, तो वहाँ भी इसका उपयोग आप कर सकते हो। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब भी इसका उपयोग करो तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, तभी इसका उपयोग किया जाए, वरना इसका उपयोग अपने मन से बिल्कुल मत करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जल्दी दवाइयों का उपयोग करने से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको जितनी जानकारी की ज़रूरत होगी आपको वो मिला होगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न होता है, किसी तरह का डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। हो सकता है कि एक दो दिन में दूँ, मुझे खाली नोटिफिकेशन आना चाहिए, जैसे ही मुझे दिखेगा कि आपका कोई कमेंट है, आपने कोई सवाल पूछा है, आई विल आंसर यू डेफिनेटली। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना तब तक ख्याल रखिए, दवाइयों से हो सके तो बचिए, बीमार मत पड़िए। जय हिंद।